हर रोज की तरह आज की सुबह भी सामान्य सी हुई थी। पर्दे के पीछे से झांकती सूरज की किरणें नीरज को सोने नहीं दे रही थीं। नीरज एक बड़े हॉस्पिटल का मालिक था, साथ ही डॉक्टर भी था, क्योंकि जल्दी उसको हॉस्पिटल जाना होता था और देर रात कहीं जाकर घर आने का मौका मिलता था। न खाने का पता, न सोने का, बस अल्लड़ सी जिंदगी चल रही थी नीरज की, जिसमें नीरज काफ़ी खुश भी था। सुबह उठते ही वह होम थिएटर चला देता ताकि लगे घर में उसके अलावा भी कोई और है। रोमांटिक गाने चलते रहते और वह उसके बजते रहने से काम भी करता रहता है और उसका मन भी लगा रहता है। नीरज को अपना नाश्ता स्वयं ही बनाना अच्छा लगता था, जिसमें डबल रोटी और दूध का ग्लास होता था। बस हो गया नाश्ता। दोपहर का भोजन वह अस्पताल की कैंटीन में कर लेता और रात का काम वाली बाई आकर बना जाती थी। नीरज बहुत साधारण जीवन जीता था। किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज वर्मा अपने काम में पूरी तरह समर्पित रहते। अपने क्षेत्र में नाम चलता था उनका। बरसों से इस प्राइवेट अस्पताल को चला रहे थे। शहर में तो नाम था ही, साथ ही आसपास के शहरों से भी मरीज कंसल्टेंट के लिए आते थे। आज दिन भर बहुत मरीज रहे, जिससे डॉक्टर नीरज और उनके सहयोगी काफ़ी थक चुके थे। बस अब सबको बोल दिया, अब सभी रेस्ट कर लो। तभी बाहर से नर्स ने आकर बताया, बाहर एक आखिरी मरीज है। एक महिला को व्हील चेयर पर भीतर लाया गया। डॉक्टर ने उसे परीक्षण मेज पर लिटाने को कहा। जब मरीज के पास पहुँचे तो चेहरा कुछ परिचित सा लगा, पर जिसका ध्यान आया यह उसकी परछाई मात्र थी। ओपीडी स्लिप पर नाम देखा, गुंजन ही है। बीमारी से अशक्त शरीर, मुरझाया चेहरा, बेहोश तो नहीं परंतु पूर्णतः सजग भी नहीं। साथ में देखभाल करने वाली आया और घर का पुराना नौकर रामू। साहब अपने काम से विदेश गए हुए हैं, ऐसा बताया। गुंजन की हालत बहुत नाजुक थी और उसे तुरंत भर्ती करना आवश्यक था, और उतना ही आवश्यक था इस प्राइवेट अस्पताल में अग्रिम राशि जमा करवाना। लेकिन नौकर के पास इतना पैसा कहाँ से आता। नीरज ने अपनी ओर से पैसे जमा करवा दिए और गुंजन का अस्पताल में दाखिल करवा दिया ताकि फौरन इलाज शुरू हो सके। जांच हुई तो पता चला कि किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस शुरू करना होगा। दवा शुरू हुई, गुंजन को आराम लगना शुरू हुआ। गुंजन का नौकर रामू ही उसको देखने हॉस्पिटल आता था। जब गुंजन को पता चला कि साहब तो आए थे, एक विदेशी लड़की के साथ 2-4 दिन रुके, फिर उसी के साथ वापस लौट गए हैं। उन्हें पत्नी की गंभीर अवस्था का पता है और रामू ने उन्हें पैसों के लिए कहा भी है, पर उनका कहना है कि बचना तो वैसे भी नहीं है, तो उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाते हो, पैसा फालतू में क्यों खर्च करना। रामू मालकिन को सरकारी हॉस्पिटल में फेंक कर तुम भी अपने घर चले जाओ, सुकून से जियो। साहब घर पर ताला लगा कर गए हैं मालकिन। ये सब सुनकर जैसे गुंजन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दूसरे से प्यार होने के बाद भी पति रूप में मिले बिमल को पूरे मन से अपनाया था गुंजन ने, कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी शादी के इतने सालों के बाद बिमल ने अपनी पत्नी को धोखा दिया। एक बार फिर गुंजन की हालत सदमे से खराब हो गई। नीरज ने इस बार जी जान लगा दी, खुद पूरा ध्यान दे रहा था। गुंजन एक बार फिर ठीक होने लगी थी और नीरज की इतनी केयर देखकर वह अतीत में खो गई। नीरज और गुंजन अपने परिवार के साथ एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों एक ही पार्क में खेलकर बड़े हुए थे, अर्थात उनका बचपन साथ में ही बीता था। बचपन का वह धमा चौकड़ी वाला दौर धीरे धीरे लड़कियों के लिए पार्क में चक्कर लगाने और लड़कों के लिए क्रिकेट फुटबॉल खेलने में बदल गया। इन सब के बीच एक उम्र ऐसी आती है जब परिचित लड़कों की निगाहें बचपन संग खेली लड़कियों को एक अलग नज़र से देखने लगती हैं, और जो बचपन की नज़र से बहुत अलग होती हैं, उन्हें देखकर कुछ अलग तरह का महसूस होने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है कि उन्हें स्वयं भी इस बात का पता नहीं चल पाता। बहुत नया सा अनुभव होता है यह पहली नज़र वाला प्यार। स्कूल के बाद नीरज मेडिकल करने लगा और गुंजन एमए, पर रहते तो दोनों आसपास ही थे, सो मिलना जुलना होता रहा। मेडिकल करते हुए गुंजन और नीरज ने निश्चय कर लिया था कि जीवन तो साथ ही बिताना है। नीरज का मेडिकल पूरा हो चुका था
उसे गुंजन से पता चला कि गुंजन के माता पिता उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वह उनसे मिलने गया। गुंजन के पिता ने बड़ी देर तक बात की और कड़े शब्दों में समझाया कि जाति अलग है, शादी नहीं हो सकती, और गुंजन की पसंद से तो बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी बड़ी हो गई कि खुद का रिश्ता तय कर लेगी, परिवार की नाक कटवाएगी। बस यहीं से गुंजन और नीरज के रास्ते अलग हो गए। गुंजन की दूसरी जगह शादी और नीरज को पढ़ने विदेश भेज दिया गया, जिससे दोनों के सिर से प्यार का भूत उतारा जा सके। रूम के गेट पर जब खटकी आवाज़ हुई तो गुंजन की आंख खुली और वो सपनों से बाहर निकली। पर उसकी आंखों में आंसू देखकर नर्स ने पूछ लिया, क्या हुआ मैडम, आपको कोई दिक्कत है क्या? गुंजन ने हंसते हुए कहा, आप लोगों के रहते हुए मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। गुंजन की तबीयत अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी। पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा कर आ जाती। शाम अधिकतर डॉक्टर नीरज गुंजन के साथ ही डिनर करते। पूरे 2 महीने बाद गुंजन अब एकदम ठीक हो गई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया। अब गुंजन का कोई ठिकाना नहीं था, जाए भी तो कहाँ। इसी सोच में डूबी गुंजन को डॉक्टर नीरज की आवाज़ आती है, गुंजन एक बार मैं फिर से तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो। एक फाइल डॉक्टर नीरज ने गुंजन को थमाई और शाम तक उत्तर देने को बोलकर डॉक्टर नीरज चले गए। गुंजन डॉक्टर नीरज के ही कैबिन में बैठकर उनके द्वारा दी हुई फाइल पढ़ने लगी। फाइल पढ़ते ही गुंजन की आंख में आंसू की धारा बहने लगी। उसमें लिखा था, गुंजन मेरा पहला प्यार तुम थी और रहोगी, लेकिन आज मैं जो कर रहा हूँ तुम पर कोई एहसान नहीं, बल्कि जब से जॉब की है तभी से सोच लिया था तुम मेरा हिस्सा हो, भले ही हमारी शादी न हुई हो। मेरा घर और हॉस्पिटल का आधा हिस्सा तुम्हारा है और मेरी कमाई का आधा हिस्सा जो तुम्हारा अलग रखा था, आज तुम्हें सौंप कर मैं बोझ मुक्त हो जाऊं। अगर तुम तैयार हो तो एक दोस्त के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारी मर्जी से। ये लाइन पढ़ते पढ़ते गुंजन रोने और सोचने लगी। 3 मर्दों के बारे में जो उसके जीवन में आए थे। एक उसके पिता, जिन्होंने कभी गुंजन की इच्छा चलने नहीं दी। दूसरा गुंजन का पति, जिसने कभी इच्छा पूछी ही नहीं। और तीसरे डॉक्टर नीरज, जिन्होंने पूरी इच्छा ही गुंजन पर छोड़ दी थी। गुंजन का अतीत उसकी आंखों से बह रहा था और डॉक्टर नीरज उसको भगवान के स्वरूप लग रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।